नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी, अस्तलबोर, रोहतक, हरियाणा. Today I will discuss with you about lifestyle diseases management series part 3, hypertension. First of all, I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. Hypertension. Hyper means high tension. So in our body, high tension is there. It pertains to hypertension means high blood pressure. BP is high. What is the normal BP? Normal BP, diastolic blood pressure is 80 mm of Hg. Systolic blood pressure is 120 mm of Hg. When heart dilates, the blood pressure is low. So diastolic blood pressure, that is 80 mm of Hg. When heart contracts, the blood pressure is high, that is known as systolic blood pressure, that is 120 mm of Hg. नॉर्मली आज की डेट में इतनी टेंशन्स हैं, तो जो सिस्टोलिक है, अपर लिमिट है, वो 120 की जगह 100 प्लस एज है, तो 140 तक जो है वो नॉर्मल माना गया है कि अगर किसी पर्सन का 140 mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर है तो वो नॉर्मल है. कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं हाइपरटेंशन के. अगर हम हाइपरटेंशन का ध्यान न रखें तो आगे चल के पर्सन में है प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है, कोई हार्ट फेल हो सकता है, कार्डियक फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, दैट इज द रीनल डैमेज में भी देयर. Hypertension etiology, there are two types of hypertension. One is the essential or primary hypertension and second is the secondary hypertension. The essential or primary hypertension, in this case there is as such no medical illness. The patient does not suffer from any illness, but he has hypertension. In secondary hypertension, there is some disease or illness is there, like there may be some problem in the kidney, renal disease may be there, or endocrine disorder may be there, or there may be some cancerous growth may be there. So that may lead to hypertension. What are the risk factors, causative factors जिनकी वजह से हाइपरटेंशन, अब कोई बीमारी नहीं है लेकिन हाइपरटेंशन है तो क्यों है? सो दैट में भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, लाइक एल्कोहल, ओबेसिटी, हाई सॉल्ट इनटेक, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस और टेंशन. इट मे लीड्स टू और इट मे नॉट कंट्रीब्यूट टू द हाइपरटेंशन, डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो हाइपरटेंशन के लिए जो शराब है, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग मोटे हैं, जो नमक ज़्यादा खाने में ज़्यादा नमक खाते हैं, नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते या बहुत कम करते हैं, या जिनको कोई ना कोई टेंशन या स्ट्रेस है, उन लोगों को हाइपरटेंशन का रिस्क ज़्यादा है और हाइपरटेंशन उन लोगों को ज़्यादा देखी गई. हाइपरटेंशन के साइन और सिम्टम की अगर हम बात करें, भाई किस व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, कैसे पता चलेगा, तो एज सच देयर इज़ नो स्पेसिफिक सिम्टम्स, लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम्स हैं जो कि कॉमनली पाए जाते हैं. जैसे अगर कोई व्यक्ति सुबह उठता है तो उसके अगर सिर में दर्द है, जो गर्दन है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, दैट इज़ द ओसिपिटल रीजन, अगर वहाँ पे उसको सुबह उठने पे दर्द लगता है, हेडेक लगता है, और थोड़े समय के बाद उठने के बाद कुछ घंटों में वो ठीक हो जाता है, तो मे बी देयर कि ही सफर्स फ्रॉम हाइपरटेंशन. चक्कर आते हैं, डिजीनेस है, पाल्पिटेशंस हैं, फ्रीक्वेंट एंड इजी, जल्दी से थक जाता है, फटीगेबिलिटी है, इम्पोटेंस है. अब इसको मैनेज कैसे करेंगे हम हाइपरटेंशन को? हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर इज देयर, सो पेशेंट शुड मेजर his BP, blood pressure, regularly.
एक बढ़िया सा स्फिग्मोमैनोमीटर लेके आ सकता है। उसने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना है, किसी दोस्त फ्रेंड से, घर में किसी से, या पड़ोस में डिस्पेंसरी है, तो कहीं पे भी वो अपना रेगुलरली ब्लड प्रेशर चेक कराए। ब्लड प्रेशर जब लेना है तो बैठे हुए कुर्सी पे बैठ जाए, कहीं पे भी बैठ जाए, उसका जो हाथ का लेवल है वो हार्ट के लेवल के बराबर हो। जो उसका कपड़ा बांधते हैं वो उस पर बांधते हुए वो आर्म जो है उसकी वो हार्ट के लेवल पे हो, तो उसमें उसने बीपी मेजर करना है। अगर बाहर से आए हैं या बीपी ज़्यादा है तो थोड़ा सा रुक के रेस्ट करके फिर से वो मेजर कर सकते हैं। हाइपरटेंशन मैनेजमेंट का जो मेन एम है, ये जो हाई बीपी है इसको हमने रिड्यूस करना है, दैट इज़ द मेन एम। सो वन एंड ओनली एम क्या है कि हमने जो हाई बीपी है उसको रिड्यूस करके नॉर्मल तक लाना है। किसी को हाइपरटेंशन है, बीमारी आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, कहीं हार्ट इन्वॉल्व है या कोई किडनी की दिक्कत है, तो उस केस में अगर हम कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस जानना चाहें तो इन्वेस्टिगेशंस में ईसीजी करवा सकता है। वो अपना ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, टोटल सीरम के जांच करा सकता है, ब्लड ग्लूकोज जांच करा सकता है, एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से कोलेस्ट्रॉल का टाइप है वो जांच करवा सकता है। अगर किडनी की डाउट रहता है तो किडनी के लिए वो ब्लड यूरिया, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल चेक करा सकता है, जिससे पता चल सकता है कि किडनी की में तो कहीं दिक्कत नहीं आ रही, कहीं वो रीनल फेल्यूर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। कुछ एक चेंजेस वो अपनी लाइफ स्टाइल है जो उसमें अगर वो लाता है तो रिस्क कम होता है, लेकिन सिर्फ ये चेंजेस लाने से बिल्कुल ठीक नहीं होगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, दवाइयाँ इज़ ए मस्ट। जैसे जो रिस्क फैक्टर थे उनको वो अगर वो बिल्कुल बंद कर दे या कम कर दे तो उसका जो है रिस्क कम हो जाता है। जैसे स्मोकिंग छोड़ दे, सिगरेट पीना छोड़ दे, हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, जो भी अगर कुछ किसी भी तरह की स्मोकिंग करता है तो उसको छोड़ दे। जो नमक वाली चीज़ें हैं, खाने में नमक के बिना खाए, या लो सोडियम जो सॉल्ट आता है वो यूज़ कर सकता है। शराब पीनी बंद कर दे या बहुत ही कम कर दे। मोटा है तो अपनी जो मोटापा है उसको, ओबेसिटी को कम करे। फिजिकल एक्सरसाइज करे, सारा दिन बैठा ना रहे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, सैर करनी है या और कोई किसी भी तरह की एक्सरसाइज ज़रूर करे। खाने में फ्रूट और वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें, और जो तला हुआ फ्राइड फूड है उसको अवॉइड करें या लो सैचुरेटेड फैट्स वाला खाना खाएं। अब हम आते हैं ड्रग्स पे, दैट इज़ द हाइपरटेंशन मैनेजमेंट ड्रग्स का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो ड्रग है वो है कैटेगरी है डाईयूरेटिक्स की। डाईयूरेटिक्स वो दवाइयाँ हैं जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी और उसका वॉल्यूम बढ़ा देती हैं। जब ज़्यादा यूरिन पास होगा तो जो ब्लड है, क्योंकि यूरिन बनता है ब्लड से, तो जो ब्लड में से जो एक्सेस पानी है, नमक है, जो सॉल्ट हैं, वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, जिसकी वजह से जो हार्ट है उसके ऊपर लोड कम पड़ेगा, तो कम वॉल्यूम ऑफ ब्लड उसको सर्कुलेट करना पड़ेगा, तो उससे जो है ब्लड प्रेशर कम आ सकता है। जो कार्डियक मसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स में जो मसल्स हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है। तो सेकंड कैटेगरी जो ड्रग्स की है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे और कैल्शियम की अवेलेबिलिटी वहाँ कम कर देंगे, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं ब्लड वेसल्स की या हार्ट की, वो कम ज़्यादा मतलब कम पावरफुल कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, वो कम हो जाएगा। 10 वैसोडाइलेटर्स हैं। ये वो दवाइयाँ हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती हैं। ब्लड वेसल्स को डायलेट करने से, अब आप ये समझो कि जैसे गार्डन में आप पानी दे रहे हैं, उसमें जो पाइप हम यूज़ करते हैं उसमें पानी आ रहा है, उस पाइप की जगह अगर हम मोटा पाइप यूज़ करेंगे तो
अगर नलके से वो मोटा वाला पाइप जो ट्यूबवेल में लगाते हैं पाइप, अगर वो उसमें लगा देंगे तो क्या होगा, जो पानी जिस प्रेशर से आ रहा है वो ट्यूबवेल वाले पाइप में वो प्रेशर नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो यही प्रिंसिपल है वैसोडाइलेटर्स का। ये दवाइयाँ जो है ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती हैं, उसको डायमीटर बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। देन एक एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन के बनने में मदद करता है। तो जो ड्रग्स की कैटेगरी है ये एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ये उस एंजाइम का बनना कम करती हैं, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन नहीं बन पाता और जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होने से रुक जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई नहीं होता। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है एस इनहिबिटर्स, बहुत यूज़ होती है। देन ब्लड वेसल्स में हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें एक एड्रेनर्जिक सिस्टम है, उसमें रिसेप्टर्स हैं, अल्फ़ा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स हैं। अलग अलग ब्लड वेसल्स में अलग अलग तरह के जो है रिसेप्टर्स हैं, अल्फ़ा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर्स। बेसिकली अल्फ़ा रिसेप्टर्स के ऊपर हमारा जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स पे जो है डिफरेंट हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कंबाइन करके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल जब पतली होगी तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं और अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं ये उस रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, अल्फ़ा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर को, और जो ब्लड वेसल्स जो कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं वो कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगी, वो डायलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये कुछ कैटेगरी ड्रग्स की हैं जो कि हाइपरटेंशन में की मैनेजमेंट में यूज़ होती हैं। अगर हम बात करें डायूरेटिक्स में, तो डायूरेटिक्स में आते हैं ड्रग्स थायाजाइड्स है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है, पोटाशियम स्पेयरिंग एजेंट्स हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में डिल्टियाजेम है, वेरापामिल है, निफेडिपिन है, एम्लोडिपिन है। वैसोडाइलेटर्स में हाइड्रालाजीन है, मिनॉक्सिडिल है, नाइट्रोप्रूसाइड है। देन एस इनहिबिटर्स में हमारी ड्रग है एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल। बीटा ब्लॉकर्स में ड्रग्स यूज़ होती हैं जैसे एटिनोलॉल है, मेटोप्रोलॉल है, प्रोप्रेनोलॉल है। अल्फ़ा ब्लॉकर्स में प्राजोसिन है, डोक्साजोसिन है। ये ड्रग्स हैं जो कि मोस्ट वाइडली यूज़ होती हैं। कौन सी ड्रग किस पेशेंट को यूज़ करनी है, नॉर्मली डॉक्टर्स सिलेक्ट करते हैं और सिंगल ड्रग की बजाय कम्बिनेशन ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है ताकि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आपने अपने जब भी हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाई लेनी है, अपने आप दवाई नहीं लेनी है। इस हाइपरटेंशन से घबराना नहीं है। जैसे आप रोटी खाते हैं ऐसे ही आपने दवाइयाँ खानी हैं। ये मत सोचिए कि कोई जादू से आपके हाइपरटेंशन कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दवाइयाँ तो आपको खानी है, दवाइयों के बिना गुजारा नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर हाई से ब्लड प्रेशर नॉर्मल लाने के लिए इन दवाइयों की ज़रूरत है, और ये जो है दवाइयाँ कंटिन्यूसली और रेगुलरली आप डॉक्टर की सलाह अनुसार आपने खानी है। साथ में अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए, एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। मोटापा है तो मोटापा कम कीजिए, शराब, सिगरेट, तंबाकू, इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। खाने में फ्राइड चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तो जब इस दवाई का और अपनी लाइफस्टाइल का जब आप मिक्स करके अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करेंगे और रेगुलर दवाई खाएंगे तो आप हाइपरटेंशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल डिजीज मैनेजमेंट सीरीज पार्ट 3 हाइपरटेंशन। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को फ़ोन नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। इन द एंड आई एम वंस अगेन थैंकफुल टू माई सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर टाइप सेटिंग एंड मीडिया रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है यूट्यूब का तो बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा कि ये तो नहीं है सब्सक्राइब किया हुआ दोबारा बटन दबा दिया और वो अनसब्सक्राइब हो गया। तो सब्सक्राइब किया हो और जो साथ में बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो थंब लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।